तो हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए और मार्च अप्रैल की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम लोग देख चुके हैं। और देखिए करंट अफेयर ऐसा है कि पढ़ते रहेंगे आप तो कभी ख़त्म नहीं होगा। हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो प्रीवियस ईयर्स पेपर के हिसाब से है वो चूज़ करके लाते हैं, आप लोगों को बताते हैं। और आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे इम्पोर्टेंट जो फरवरी मंथ है उसका, कि फरवरी में क्या-क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं। सबसे पहले इसमें करंट अफेयर है कि पीएम मोदी ने E20 फ्यूल लॉन्च किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि E20 फ्यूल होता क्या है? देखिए E20 फ्यूल ये होता है जैसे पेट्रोलियम में एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है। आप लोग को पता होगा जो साइंस टेक वाले हैं, अगर नहीं पता है तो आप ये समझिए 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग इन पेट्रोलियम, इसको E20 फ्यूल बोला जाता है। पेट्रोलियम में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग, तो इसको मोदी जी ने लॉन्च किया है बेंगलुरु से। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बेंगलुरु से लॉन्च किया है। और वहाँ पे एक इवेंट हो रहा था इंडिया एनर्जी वीक, फरवरी में ही हो रहा था इंडिया एनर्जी वीक, उसी में इन्होंने E20 फ्यूल लॉन्च किया है। ठीक, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, दो स्टेटमेंट आ सकता है कि E20 फ्यूल क्या होता है, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है इन पेट्रोलियम। और इंडियन गवर्नमेंट का ये टारगेट है, ये एम है कि जो 20% ब्लेंडिंग है एथेनॉल की वो 2025 तक कंप्लीट करनी है। ये टारगेट ईयर याद रखिएगा कि कंप्लीट 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोलियम, ये कब तक अचीव करना है, ये 2025 तक अचीव करना है। और E20 फ्यूल कहाँ लॉन्च हुआ है, बेंगलुरु में। क्लियर। फिर नेक्स्ट है एक एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री, एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री। हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री, ये भी कर्नाटका में लॉन्च हुआ है। कर्नाटका में एक जगह है तुमाकुम, वहां पे लॉन्च हुआ है, वहां पे इसकी ओपनिंग हुई है। तो ये पूछ सकता है स्टेट पीसीएस वगैरह में कि एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये कर्नाटका में ओपन हुआ है। और जगह का नाम आपको याद रखना है तो आप तुमाकुम याद रख सकते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया, 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023। ये पहले भी स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में ये सब इस तरह का एरो इंडिया पे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये एशिया का बिगेस्ट एरो शो होता है। ये जो एरो इंडिया शो होता है ये एशिया का बिगेस्ट शो है, एरो शो, एशियाज बिगेस्ट एरो शो। एक तो ये याद रखना है आपको। दूसरा ये कहाँ पे हुआ है वो याद रखना है, क्योंकि ये मैच करने को भी दे सकता है। तो ये बेंगलुरु में हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, बेंगलुरु में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इससे पूछ सकता है वो इसकी थीम पूछ सकता है। इस बार इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसमें आपको कंफ्यूज करके दे देगा तो इसलिए आप लोग इसको लिख भी लीजिए, बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसकी थीम है। एरो इंडिया शो एशिया का सबसे बड़ा शो है, एरो शो बेंगलुरु में हुआ है और इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्लियर। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, सबने सुना होगा, बट इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो भी आपको ध्यान देना है। मुगल गार्डन है, ये राष्ट्रपति का जो निवास होता है वहां पे ये मुगल गार्डन था पहले। इस मुगल गार्डन का नाम जो है अब चेंज करके कर दिया गया है अमृत उद्यान। तो ये आपको याद रखना है कि अमृत उद्यान कहाँ पे है, दे देगा कि प्रधानमंत्री के आवास में है, राष्ट्रपति के आवास में है, उपराष्ट्रपति के हैं,
या कोई और दे देगा या पूछ लेगा कौन सी जगह पे है, तो ये न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट आवास पर राष्ट्रपति का जो निवास होता है वहां पे बना हुआ है। उसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान किया गया है। ठीक। अब एक चीज और पूछ सकता है कि जो अमृत उद्यान है या राष्ट्रपति भवन है, ये किसने डिजाइन किया था, ये किसका डिजाइन है? तो बहुत फेमस नेम है, वो है एडवर्ड लुटियन। ये नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। एडवर्ड लुटियन ये आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ही डिजाइन किया था ये अमृत उद्यान को। ठीक है, मुगल गार्डन के नाम से था। और ये मुगल गार्डन जो है पब्लिक के लिए भी ओपन होता है, फरवरी के मंथ में हर साल ओपन होता है, एक बार विजिट करना चाहिए। काफी खूबसूरत गार्डन है, अलग अलग तरह के वहाँ पे प्लांट्स, हर्ब्स, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक। तो अगर आप कभी फरवरी के मंथ में दिल्ली में रहते हैं तो आप इसको एक बार विजिट जरूर करिए। और जब ये ओपन होता है, ठीक है, तो उसका भी नाम इन्होंने चेंज कर दिया है, उसका नाम अभी कर दिया उद्यान उत्सव। उद्यान उत्सव। जब ये अमृत उद्यान या मुगल गार्डन जब पब्लिक के लिए ओपन होता है 4-5 दिन के लिए, तो उसको उद्यान उत्सव बोला जाता है। क्लियर? चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, वो इसरो की न्यूज है। देखिए, इसरो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसके जो प्रोजेक्ट्स रिसेंट 1 ईयर में लॉन्च होते हैं वो, क्योंकि मेंस में भी आपसे पूछ सकता है कि इसरो का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया की इकोनॉमी में या इंडिया एज अ होल, इंडिया की सोसाइटी में, एग्रीकल्चर में। तो इसरो के जो सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो रिसेंटली इसरो ने SSLV-D2 लॉन्च किया है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि SSLV-D2 इसरो ने लॉन्च किया है, उसमें कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, ठीक है, या कहाँ से लॉन्च होता है? तो एक सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, यहाँ से ये लॉन्च करता है इसरो मैक्सिमम अपने जो सैटेलाइट्स या प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके। क्लियर है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, ये भी पूछ सकता है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, या इसमें मैक्सिमम कितने वेट तक का सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है और कहां तक, इसकी रेंज क्या है? तो इसमें आप 500 केजी तक, मैक्स अप टू 500 केजी तक के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। ये रेंज याद रखिएगा, 500, 1000, 1500, 5000 करके रेंज कुछ भी दे सकता है। तो अप टू 500 केजी तक के सैटेलाइट आप कहां लॉन्च कर सकते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के हेल्प से आप 500 केजी तक के सैटेलाइट्स जो है लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते हैं। और इसरो ने रिसेंटली अभी SSLV-D2 लॉन्च किया है। उसके साथ इन्होंने मेनली 3 सैटेलाइट लॉन्च किया था। पहला था हमारा EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07। तो अब देखिए, पीसीएस, स्टेट पीसीएस में जनरली ये 07, 04, 03, 02 करके ऑप्शन बना देते हैं। तो आपको ये स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा कि EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, ये लॉन्च किया है इसरो ने इस SSLV-D2 के साथ। क्लियर? और ये खुद इसरो ने डेवलप किया है, ये डेवलप्ड बाय इसरो। इसके अलावा EOS 07 के अलावा एक सैटेलाइट है जानूस 1, जानूस 1, ये सैटेलाइट भी इसी SSLV के साथ ही लॉन्च किया गया है, और ये यूएसए की एक अंट्रिस है, उसने लॉन्च किया है। तो ये यूएसए का सैटेलाइट है। तो ये पूछ सकता है कि रिसेंटली SSLV-D2 लॉन्च ने सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसमें कौन सी विदेशी या कौन सी फॉरेन कंट्री का भी सैटेलाइट लॉन्च हुआ है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें यूएसए का भी एक सैटेलाइट है और उसका नाम क्या है? जानूस 1। ये लिख लीजिए, ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी बता रहा हूँ कि कैसे आता है। फिर एक स्पेस किड्स इंडिया है, उसका भी एक सैटेलाइट है, ये स्कूल के कुछ बच्चे हैं उन्होंने लॉन्च किया है, इसका नाम है आजादी सैट 2, आजादी सैट 2, स्पेस किड्स इंडिया करके एक स्कूल के बच्चों ने लॉन्च किया है। तो ये मेनली 3 सैटेलाइट कौन कौन से? EOS 07, जानूस 1, जानूस 1 कहाँ का है? यूएसए का है, और आजादी सेट, ये
3 सैटेलाइट ये SSLV-D2 के थ्रू इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया था फरवरी के मंथ में। क्लियर है? नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रीन बॉन्ड। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने रिसेंटली अभी ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इंदौर है, MP का, इसने लॉन्च किया है। जबकि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड जो है वो यूपी का गाजियाबाद है। गाजियाबाद ने सबसे पहले इंडिया में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था, म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड। मतलब ऐसी म्युनिसिपैलिटी जो बॉन्ड इशू करे और वो ग्रीन सेक्टर के लिए। ग्रीन सेक्टर मतलब कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली या ऐसे काम के लिए जहां पे एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसने अगर पूछेगा, देखो ये 2 स्टेटमेंट करके पूछ सकता है कि रिसेंटली इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इशूड ग्रीन बॉन्ड, तो ये भी सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट करके क्या दे सकता है कि द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया टू इशू ग्रीन बॉन्ड वाज गाजियाबाद। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो पहले सबसे पहले किसने इशू किया? गाजियाबाद ने। और अभी रिसेंटली किसने इशू किया? इंदौर ने। क्लियर? अब इसके पीछे का कुछ हम लोग चीजें देख लेते हैं। स्टैटिक पार्ट भी हम बोल लेते हैं कि कवर करेंगे, स्पेशली जो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट है। जैसे आप लोग देखेंगे बॉन्ड हुआ या डिबेंचर हुआ, ठीक, या शेयर एंड इक्विटी। ये होता क्या है आप ये समझ लीजिए। बॉन्ड या डिबेंचर ऑलमोस्ट एक ही चीज होता है। इसको इशू करने वाली अलग अलग एंटिटीज होती हैं, इसलिए इसका नाम अलग है। जैसे डिबेंचर जो होता है जनरली प्राइवेट सेक्टर इशू करता है, और बॉन्ड जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर। हालांकि ये कोई हार्डकोर डिफिनेशन नहीं है, ठीक, बट बॉन्ड और डिबेंचर का जो वर्किंग होता है वो सेम होता है। बॉन्ड और डिबेंचर में वर्किंग क्या है कि इसमें आपको फिक्स परसेंट ऑफ रिटर्न मिलेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट और लॉस। मतलब बॉन्ड में या डिबेंचर में आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने ये 100 रुपये का बॉन्ड लिया है। अब इसमें अगर लिखा है कि आपको 5% इंटरेस्ट और 1 ईयर मेच्योरिटी पीरियड के बाद आपको 5% इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा, तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी पीरियड यू विल गेट 105 रुपीज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लॉस और प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी। इससे मतलब नहीं कि कंपनी का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। बॉन्ड है या डिबेंचर है, अगर उस पर लिखा हुआ है कि 5% आपको रिटर्न मिलेगा तो आपको 5% रिटर्न मिलेगा डेफिनेटली, चाहे कंपनी का उससे लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो जो भी गवर्नमेंट या कंपनियां बॉन्ड या डिबेंचर इशू करती हैं तो इसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक। शेयर या इक्विटी में क्या होता है, इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस को शेयर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने 10% शेयर या इक्विटी लिया किसी कंपनी का। क्लियर? अगर आपने 10% शेयर या इक्विटी लिया है, अब कंपनी का मान लो 100 रुपये अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, आपके साथ 10 रुपया शेयर करेगी प्रॉफिट। लेकिन अगर कंपनी का लॉस हो रहा है तो आपको 10 रुपये लॉस हो जाएगा, 10%, जिस हिसाब से कंपनी का लॉस होता है। तो शेयर या इक्विटी में क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न नहीं होता है। फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न नहीं होता है शेयर या इक्विटी में। इसमें क्या होता है, आप कंपनी के साथ शेयर जब लेते हैं कंपनी का तो उसके साथ प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। अगर कंपनी का 10% प्रॉफिट है, अगर कंपनी का 100 रुपये प्रॉफिट है, आपका 10% का शेयर है तो आपको 10 रुपये मिल जाएंगे। अगर कंपनी का लॉस हो रहा है तो आपका भी उसी हिसाब से लॉस होगा। क्लियर? तो अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए होगा तो आप बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्ट करिए, और आपको अगर शेयर चाहिए, प्रॉफिट या लॉस में शेयर चाहिए, तो आपको शेयर या इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लियर है? चलो, अब देखो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। ग्रीन बॉन्ड होता है, कंपनियां बॉन्ड क्यों इशू करती हैं, कंपनीज इशूज बॉन्ड टू रेज इन्वेस्टमेंट। ऐसे गवर्नमेंट है, उसको भी पैसा चाहिए ना। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, तो टैक्सेशन से आएगा, तो इन्वेस्टमेंट से आएगा, ठीक। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ज्यादा टैक्सेस लगाते नहीं है,
गवर्नमेंट भी ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि उससे सिटीज़न के ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लेती है। तो अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हैं, कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन्होंने बॉन्ड इश्यू करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब सिर्फ सिंपल बॉन्ड इश्यू करते हैं, तो उस पैसे को कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में। लेकिन जब वो ग्रीन बॉन्ड होता है, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होगा जो इको फ्रेंडली हो, जिससे कि एनवायरनमेंट को फायदा पहुंच रहा हो, इसीलिए उसको ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है। और कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करता है, तो उसको म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर है? तो ये इसके पीछे की कहानी है। देखिए, आप लोग नोट डाउन भी कर लिया करिए जो मैं बताऊं, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ ऐसे देखते हुए चले। और एक और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अब मैंने बताया था ना आपको कि जब भी आपको इंडेक्स पढ़िए, तो उसको सबसे पहले ये देखिए कि उसको पब्लिश कौन करता है या उसको रिलीज कौन करता है। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन इशू करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है इसको। क्लियर? और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 42। इंडिया की रैंक है 42। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसकी है। ठीक है? और आप लोग बताया करिए, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ, आप लोग वीडियोस देखते भी हैं और इंटरेस्टेड भी हैं। क्लियर? तो इंडिया का रैंक तो आपको याद ही रखना है, मैंने बता दिया 42 है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट रैंक किसकी है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। क्लियर? ये करंट अफेयर हो गया। अब आप ये बताएं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरली इट इज क्रिएशन ऑफ योर माइंड और योर ब्रेन, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मीन्स ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो एक पर्सन अपना माइंड या ब्रेन यूज करके बनाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है। जैसे इसमें कई सारी चीजें आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। ठीक, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका आता है कॉपीराइट, ये भी आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। ठीक है? या ट्रेड सीक्रेट्स है, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ गया। ठीक है? या पेटेंट है, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ गया। क्लियर? तो ऐसी कोई चीज जो, या ट्रेडमार्क है, ये भी आप लिख सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें क्या हैं? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं। क्यों? क्योंकि ये आप अपना माइंड या ब्रेन यूज करके क्रिएट करते हैं। तो एनीथिंग विच इज क्रिएटेड यूजिंग योर ब्रेन और माइंड, दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्लियर? और डब्ल्यूटीओ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करता है। और डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ट्रिप्स एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का, तो इसमें ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रूल्स ऑन रेगुलेशंस बनाता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रिप्स किससे रिलेटेड है, ये पूछ भी चुका है पहले कि ट्रिप्स किससे रिलेटेड है, या ट्रिप्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का है, या किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? ट्रिप्स है। किससे रिलेटेड है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने के लिए। और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आप जब न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उसका थोड़ा-सा स्टैटिक पार्ट देखना ज़रूरी होता है। स्टैटिक पार्ट ऐसा नहीं होता है कि रैंडमली उठाया और बना के दे दिया। जो न्यूज़ में रहता है, वहीं से स्टैटिक पार्ट भी उठाते हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए। तो जब भी कोई न्यूज़ पढ़िए, तो उसके पीछे कोई जो स्टैटिक पार्ट है, उसको ज़रूर देख लिया करिए। ठीक? अब जैसे आज मैंने डब्ल्यूटीओ की बात की, एक दिन मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया था। ठीक, कि वर्ल्ड बैंक कब बना, कैसे बना। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं? 5 हैं। उसमें से इंडिया किसका पार्ट नहीं है? ये सब चीजें आई होप कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी हो तो जाके पढ़िए ये सब चीजें, अभी आपके पास टाइम है। ऐसे डब्ल्यूटीओ है,
तो डब्ल्यूटीओ पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, तो पूछता है कि डब्ल्यूटीओ के पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था या कौन सा एंटिटी थी, कौन सा एग्रीमेंट चल रहा था, तो गैट था, ये गैट होता है। डब्ल्यूटीओ से पहले ये गैट होता था। जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना था तो उसी टाइम पे ये हुआ था कि एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएंगे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाते टाइम पे। बट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो बन गया, लेकिन यूएसए ने अपना एग्रीमेंट नहीं दिया, तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया। आईएमएफ बन ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ था, तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ये दोनों बन गया था, ये याद रखिए। उसके साथ एक प्रपोजल था आईटीओ बनाने का, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट यूएसए ने इसको एग्री नहीं किया, तो ये क्या बन गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट। तो ये गैट आया एग्रीमेंट, क्लियर। अब गैट ये कई साल तक चला है, 1995 तक गैट चला है, क्लियर। बट गैट में एक प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ गुड्स को कवर करता था, नॉट सर्विसेज। ये आप ध्यान दीजिएगा कि गैट जो है सिर्फ गुड्स को कवर करता है, सर्विसेज को नहीं कवर करता था। बट 1980s के बाद सर्विस सेक्टर भी बहुत ज्यादा इमर्ज होके आए, और उसके बाद जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो सर्विस सेक्टर और ज्यादा ग्रो होने लगा, क्लियर। तो वहां से ये हुआ कि अब गैट को एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में इसको डेवलप किया जाए। तो उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स हुए। राउंड ऑफ टॉक्स मतलब कि कई सारे सिटिंग, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था तो 3 सिटिंग हुई थी ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हिस्ट्री भी पढ़ना है आप लोग को। जैसे 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 में सेकंड, 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्लियर। और फर्स्ट में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में गांधी जी गए थे लेकिन कोई बात नहीं हो पाई थी, तो थर्ड में कांग्रेस ने फिर से नहीं पार्टिसिपेट किया। फिर पूछता है कि किन्होंने, कौन ऐसी पर्सनालिटी जो तीनों में गए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों में गए थे, ठीक है। और आज उनकी जयंती भी है, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। और भीमराव अंबेडकर जी कहाँ पैदा हुए थे, इंदौर में एक जगह है मऊ, वहां पे पैदा हुए थे वो। तो ये सब चीजें आपको हिस्ट्री में भी पढ़नी है, मैक्सिमम चीजें आप रिवाइज करिए। देखिए मैं जब बोलता हूँ कि 30 डेज आर इनफ टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आज से पढ़ने बैठे तो 30 दिन में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, 1-1.5 साल आपने पढ़ाई की है, तो 30 दिन इनफ होता है कि आप उसको रिवाइज कर लीजिए, समेट लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, फैला देते हैं, उसको समेट नहीं पाते हैं, ज्यादातर एस्पायरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, और कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हो मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। पीसीएस में कई बार पूछा है कि इनकी कौन सी बुक्स हैं और कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप लोगों का ये आज का वो है, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कौन सी बुक्स लिखी हैं इंपॉर्टेंट, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट, ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी आपको याद आए वो बताइएगा, क्लियर। अब हम लोग बात कर रहे थे डब्ल्यूटीओ की, तो गैट क्या है, ये सिर्फ गुड्स को कवर करता है, नॉट सर्विसेज, सर्विसेज को कवर नहीं करता है। और हमें सर्विस सेक्टर भी इमर्ज होके आ गए थे, तो उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स किससे रिलेटेड है, तो उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, यह ध्यान दीजिएगा। इस उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स की वजह से ही डब्ल्यूटीओ बाद में बना था, क्लियर। और वहां पे एक थे डंकल, उनका प्रपोजल था। तो ये आपसे कभी कभी ये भी पूछता है कि डंकल प्रपोजल क्या है, तो डंकल प्रपोजल जो है वो भी डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। ये सब एग्जाम में पूछ चुका जो मैं बता रहा हूँ कि उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक क्या है, डंकल प्रपोजल किससे रिलेटेड है, तो ये दोनों डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। इसी उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक में डंकल ने अपना प्रपोजल दिया था कि ऐसे ऐसे डब्ल्यूटीओ बनाना है, इसलिए इसको डंकल प्रपोजल भी बोला जाता है, ठीक। फिर 1995 में माराकेश ट्रीटी साइन हुई और वहां से डब्ल्यूटीओ बना, माराकेश ट्रीटी साइन हुई, और उसी माराकेश ट्रीटी से क्या बना, डब्ल्यूटीओ। तो आपसे अगर पूछे कि उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स किससे रिलेटेड है, तो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। डंकल प्रपोजल किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। मार्केस ट्रीटी किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ कब बना है, 1995 में बना है, क्लियर। आई होप कि आपका रिवीजन प्रॉपरली हो रहा होगा, ये सब चीजें आपको पता होंगी, और नहीं पता है तो ये सब चीजें आप लिखिए, इसको रिवाइज करिए, ये सब एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है।
तो ऐसे हम लोग स्टैटिक पार्ट भी कवर करते रहेंगे, और अगर आप लोग बोलेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो न्यूज में है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, देखिए ये वर्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज है, ये वर्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज, वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। क्लियर? देखिए जनरली क्या होता है, हेरिटेज स्टेटस जो है ये कौन देता है, यूनेस्को देता है, और यूनेस्को जो है हेरिटेज स्टेटस जनरली लिविंग यूनिवर्सिटीज या लिविंग उसको नहीं देता। ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है दुनिया की, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। अब ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछ सकता है कि कौन इसका फाउंडर है, ठीक है, कहाँ पे है, तो इसके फाउंडर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके फाउंडर हैं, और इन्होंने इसको फाउंड किया था 1921 में। क्लियर? देखिए आपसे तो पूछ सकता है ना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ये फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, फिर दे देगा रविन्द्रनाथ टैगोर इसके फाउंडर हैं, या कब बनी है, तो 1921 में बनी है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, जब बनी थी तो उस टाइम ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो इसको 1951 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया है, 1951 में। और शांति निकेतन आपको पता होगा, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, वहीं पे है ये यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। क्लियर? अब आप देखिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपने पढ़ा, पता चल गया आपको कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, ये करंट अफेयर हो गया। अब आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी तुरंत पढ़ लेना चाहिए जब भी आप इस तरह का न्यूज पढ़िए आगे से, ठीक। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना, ठीक है, इनको नोबेल मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो उसको किस लिए नोबेल मिला है ये आपको पता होना चाहिए कि इनको नोबेल किस लिए मिला है, या इन्होंने बुक लिखा है तो इनके बुक्स के नाम क्या है। क्लियर? तो इनको नोबेल किस लिए मिला है वो आप बताइए, इन्होंने बुक कौन सी लिखी है फेमस वो आप बताइए, प्लस इनको नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है पीसीएस में कि इनको नाइटहुड का टाइटल दिया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो नाइटहुड का टाइटल कब रिटर्न कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए नाइटहुड का टाइटल, तो आप लोग को याद होगा कल 13 अप्रैल था ना, तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 को। तो उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मैसेकर के प्रोटेस्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का जो टाइटल था इसको रिटर्न कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट से हमें नाइटहुड का टाइटल नहीं चाहिए जो इतना इनोसेंट लोगों का मैसेकर करती है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर भी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक। और क्यों हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, कहाँ पे, पंजाब में इनके जो नेता थे सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक। तो उसके प्रोटेस्ट में लोग जलियांवाला बाग में कलेक्ट हुए कि हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे लीडर को छोड़ दिया जाए, और उसमें एग्जिट का एक ही डोर था, उस डोर को ब्रिटिशर्स ने क्लोज कर दिया और वहां पे फायरिंग स्टार्ट कर दिया, और जनरल डायर था उसके उस पे उन्होंने फायरिंग स्टार्ट किया था, ठीक। तो उस मैसेकर के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने बोला कि हम नाइटहुड की जो टाइटल है वो हमें नहीं चाहिए, उन्होंने वापस कर दिया था। तो आप जब भी चीजें पढ़िए तो सिर्फ करंट मत देखा करिए, करंट के साथ साथ उसका स्टैटिक क्या है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन वहीं से उठ के आता है। आप इस तरह से करंट पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स नहीं रुकना है।
बाकी आप बहुत सारी चीजें हैं, सब आपको पढ़ना है, लेकिन फोकस आपको वहीं रखना है जो ज्यादातर चीजें न्यूज में है। क्लियर है? फिर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, कई सारे ऑपरेशन हुआ होते हैं जो स्पेशली पीसीएस वाले पूछते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, जो मुझे लग रहा है एग्जाम में आ भी सकता है, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है ये इंडिया का ऑपरेशन है, बाय इंडिया। कहाँ पे किया था इंडिया ने ये? अभी आपको पता होगा कि टर्की में और सीरिया में बहुत मास लेवल पे अर्थक्वेक आया था। टर्की और सीरिया में क्या आया था? अर्थक्वेक। और ये बहुत डिवेस्टेटिंग अर्थक्वेक था, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। इवन द गवर्नमेंट ऑफ टर्की एंड सीरिया वाज नॉट एबल टू रेस्क्यू देयर ओन पीपल, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन दोस्त, टू हेल्प these earthquake torn countries to recover and to help them in their rescue operation। क्लियर? तो ये टर्की और सीरिया में डिवेस्टेटिंग अर्थक्वेक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्ती। क्लियर? अब देखिए ये आपका करंट हो गया कि ऑपरेशन दोस्ती या ऑपरेशन दोस्त किस कंट्री ने चलाया और किस लिए चलाया। तो टर्की और सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चलाया था जब वहां पे अर्थक्वेक आया था। बहुत सारे लोग, कई हजारों में लोग मर गए थे इसमें। अब ये तो हो गया आपका करंट। बैकग्राउंड में स्टैटिक पार्ट में आपको क्या करना है, आपको ये भी देखना है कि अर्थक्वेक आने के क्या क्या रीजंस होते हैं। ठीक है, तो रीजंस क्या है ये आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, तो इसको आप जाके देखिएगा फिर से। एक आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ज्योग्राफी में। तो वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही रिस्पॉन्सिबल है इस अर्थक्वेक के लिए, टर्की और सीरिया में जो इस बार अर्थक्वेक आया था। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या होता है, तीन टाइप के प्लेट मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होगा, जब दो प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ट होते हैं ऐसे, तो जब ये एक दूसरे से कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। फिर एक होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक दूसरे के पास आ रहे थे प्लेट, यहाँ पे ऐसे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, तो जनरली इससे क्या क्रिएट होता है, इससे रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाता है। जैसे आपने ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली देखा होगा, या इंडिया में भी रिफ्ट वैली है। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि इंडिया में रिफ्ट वैली से कौन कौन सी नदी पास होती है। तो नर्मदा बहुत फेमस रिवर है। नर्मदा रिवर जो है कहाँ से, रिफ्ट वैली से निकलती है। इसीलिए वो ज्यादातर रिवर इंडिया में जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, ईस्ट फ्लोइंग है, लेकिन नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है। तो इसका रीजन क्या है, ये पूछा था एग्जाम में। तो नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है, उसका रीजन क्या है, ये रिफ्ट वैली है। वो रिफ्ट वैली के थ्रू पास होती है, तो उसको रास्ता मिल जाता है वेस्ट की तरफ फ्लो करने का। क्लियर? और एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जो प्लेट होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं, तो इससे भी अर्थक्वेक आता है, फॉल्ट क्रिएट होता है। जैसे आपने सैन एंड्रियास फॉल्ट पूछता है, तो सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो इसी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री मूवमेंट की वजह से होता है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे एक चीज और पूछता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये किस लिए फेमस है? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किस लिए फेमस है? अर्थक्वेक और वोल्केनो के लिए। ये पैसिफिक का एक रिंग है जहां पे मैक्सिमम वर्ल्ड के वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। क्लियर? तो इतनी चीजें हैं, ये चीज आप लोग अब पढ़िए और इस रिवाइज करिए। ठीक है, और स्टैटिक पार्ट अगर आप लोग बोलेंगे तो हम स्टैटिक पार्ट भी कवर कर देंगे। स्पेशली अगर आप लोग चाहेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना है, बाकी हम लोग कल मिलते हैं।